सियासत से तो परिवार का वास्ता था, लेकिन डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति नौकरी करते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति अपने समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए मैदान में आए, राजनीति में आए और भागीदारी मूवमेंट चलाया और आज भी भागीदारी पी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर काम करते हैं। डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति को क्या दुश्वारियां आई, महेश चंद्र प्रजापति ने किन किन कठिनाइयों को सहा और अपने समाज के लिए उन्होंने क्या काम किया, ये सब जानने की हम आज कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, भागीदारी मूवमेंट से जुड़ने की क्या वजह थी? आपके दादा थे, आपके दादा राजनीति में लगातार सक्रिय रहे, आपके भाई विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, तो फिर आखिर डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति कैसे सियासत में आए और भागीदारी मूवमेंट से कैसे जुड़े आप? देखिए, उस दौर की बात है जब मैं सर्विस कर रहा था। सर्विस कहाँ करते थे? सर्विस इलाहाबाद में कर रहे थे तो संविदा पर ही, शायद नौकरी करते तो परमानेंट हो जाते होते। भाई हमारे माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट थे और कारोबार भी दिल्ली में ही था। 2017 में मेजा विधानसभा से चुनाव मांग रहे, टिकट मांग रहे थे। मेजा जो हमारा प्रयागराज इलाहाबाद की एक विधानसभा सीट है, वो हमारा पैतृक विधानसभा है, हमारा गांव भी मेजा तहसील में ही है। तो उस समय हम राजनीति में सक्रिय नहीं थे, जबकि हम एक राजनीतिक घराने से थे। लेकिन राजनीति में आप सक्रिय नहीं थे? नहीं, राजनीति से बिल्कुल दूर तक कोई वास्ता नहीं था। न चाहते थे कि राजनीति में आएंगे? नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा। बाबा हमारे कम्युनिस्ट के बड़े नेता हुआ करते थे, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य थे, कई नेताओं को उन्होंने पैदा किया। और हम जब भी भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग होती थी तो भाई साहब का फ़ोन आता था कि यार मीटिंग लगी है वहाँ जगह, आप चले जाओ देख लो। तो हम जाकर केवल मीटिंग अटेंड करते थे। मतलब तब भी इच्छा नहीं थी कि राजनीति में आएंगे? हाँ बिल्कुल, मतलब दूर तक कोई वास्ता नहीं था। मीटिंग अटेंड करते थे और हमको फ़ोन करते थे, फला जगह होर्डिंग लगवाना है, ये करना है, वो करना है। तो मैं होर्डिंग बनवा के जो है बिल्कुल टंगवा देता था। पूरे मेजा विधानसभा में होर्डिंग माफिया के नाम से जाना जाने लगा। अच्छा, आपको? मुझे कि महेश चंद्र प्रजापति होर्डिंग माफिया जी। जब होर्डिंग पुरानी हो जाए या फट जाए तो तुरंत नई लग जाए जो है। तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हमसे सवाल किए कि यार ये बताओ, आप होर्डिंग आपके भाई की लगती है और मीटिंग आप अटेंड करते हो, ये मामला क्या है? तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी मीटिंग में आते हैं लेकिन थोड़ा सा कम आ पाते हैं, चूँकि कारोबार भी है तो उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे इसी तरीके से मामला सिलसिला बढ़ता गया। तो लोगों ने कहा कि ये बताओ, चुनाव आप लड़ोगे कि भाई साहब लड़ेंगे? तो हमने कहा नहीं, बड़े भैया चुनाव लड़ेंगे, हम तो सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। मीटिंग आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कोई काम बता देते हैं, जैसे फला बड़े नेता का कार्यक्रम वहाँ जगह लग गया तो बताओ कितनी बस जाएगी, आपकी तरफ से कितनी गाड़ी जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो हमसे हो सकता था मैं उतना करने का प्रयास करता था। फिर धीरे धीरे वहीं से सक्रियता जो है बढ़ती गई। यानी कहीं ना कहीं रमेश चंद्र प्रजापति के दादा राजनीति में थे, तब भी लगाव पर रमेश चंद्र प्रजापति को नहीं हुआ। भाई राजनीति में एक्टिव थे लेकिन होर्डिंग आप लगाते थे, मीटिंग आप करते थे। तो ये सब करते करते धीरे धीरे रमेश चंद्र प्रजापति के मन में भी आया कि क्यों ना सियासत की जाए, क्यों ना अपने समाज को, पिछड़े समाज को जोड़ा जाए। नहीं, कभी मेरे मन में कभी ये सवाल नहीं आया। मैं दूर तक कोई वास्ता नहीं था। चूँकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने बड़े भाई प्रेमचंद प्रजापति जी से स्पष्ट कहा था कि आप मेजा से तैयारी करो और हम आपको विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे भारतीय जनता पार्टी से। 2017 की बात मैं आपको बता रहा हूं। और हमारे गुरु हैं, भाई साहब के भी गुरु हैं, प्रोफेसर पीसी पातंजल जी, जौनपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। उनके सामने केशव जी ने कहा, गुरु जी ने भी फोन किया, नहीं भाई प्रेमचंद जी को लड़ाएंगे। डॉक्टर उदित राज जी, उन्होंने खुद उनसे, केशव जी से बातचीत हुई और डॉक्टर उदित राज जी के सामने उन्होंने कहा, केशव प्रसाद मौर्य जी, कि नहीं प्रेमचंद जी आप तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी करो, मजबूती से तैयारी करो, आपको मेजा विधानसभा से चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन जब चुनाव आया तो केशव जी ने टिकट नहीं दिया। और 2017 की विधानसभा चुनाव में उन्होंने 29 मौर्य को टिकट दिया।
जिसमें से 25 जीत कर आए थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। लेकिन उन्होंने प्रेमचंद प्रजापति के बारे में नहीं सोचा। जहां इतने मधुर संबंध हो, उठना बैठना हो, मिलना जुलना हो, और आप एक होप दे दीजिए कि नहीं भाई हम आपको। तो जो केशव प्रसाद मौर्य ने एक उम्मीद जगाई प्रेमचंद प्रजापति को या प्रजापति समाज को कि भाई आपको चुनाव लड़ाया जाएगा, 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन जब बारी आई तो वो भी कहीं ना कहीं अपने समाज की तरफ झुक गए। 29 मौर्यों को आप कह रहे हैं कि उन्होंने टिकट दिला दिए। देखिए होता क्या है ना कि जातीय जो फैक्टर होता है, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का जातीय एक इमोशनल कनेक्शन होता है, हर व्यक्ति अपनी जाति से जुड़ा होता है। लेकिन केशव जी को ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा प्रदेश, 403 विधानसभाएं, और कुम्हार समाज की आबादी लगभग 2.5 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश में कुम्हारों की है। इससे ज़्यादा होगा, कम नहीं है। अगर जातिवार जनगणना हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। 403 विधानसभा में ऐसी कोई विधानसभाएं नहीं हैं जिस पर 10,000 वोट कुम्हारों की न हो। 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000, 22,000, 25,000, 32,000, 40,000, 90,000 तक वोट कुम्हारों की है। लेकिन इन्होंने एक टिकट देना उचित नहीं समझा। मतलब प्रजापति की समाज की अनदेखी की गई, पूर्ण रूप से अनदेखी की गई। और 2017 में अगर कोई ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक टिकट किसी प्रजापति को दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा छोड़कर आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी का उनका करार हुआ था कि भाई हम आपको इतनी सीट दे रहे हैं, जहां जहां आप समझो तो अपने लोगों को लड़ा सकते हो। तो किसी कुम्हार को टिकट नहीं दिए। तो हम लोगों के मन में आया कि नहीं यार, मन में ये भी है कि प्रजापति समाज, अभी आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ के लगभग है जी। तो मन में ये भी आता कि मौर्य समाज की बात करेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य और आपके केशव प्रसाद मौर्य, बहुत सारे नेता हैं, और ओम प्रकाश राजभर अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रजापति समाज अभी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। देखिए, प्रजापति समाज की अगर स्थिति को देखा जाए तो ये सच्चाई है कि आज भी प्रजापति समाज 2022 में जो बड़े दलों ने टिकट दिया है, ये भागीदारी पार्टी की ताकत की बदौलत दिए हैं। अगर हमने भागीदारी पार्टी बनाकर ताकत नहीं पैदा किया होता तो न तो समाजवादी पार्टी जहां एक टिकट देती थी 3 प्रजापतियों को लड़ाया, भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती थी 2 प्रजापतियों को लड़ाया, कांग्रेस टिकट नहीं देती थी, 80 के दशक में एक टिकट दी थी, 2 प्रजापति लड़ाए। जब बड़े दलों को ये लगता है कि नहीं यार, अगर इस समाज की हम उपेक्षा करेंगे तो इसके समाज की अगर ये पार्टी ग्रोथ कर रही, बढ़ रही है, तो समाज कहीं ना कहीं एकजुट होगा। तो उसको तोड़ने के लिए उसके जाति के लोगों को भागीदारी देना शुरू कर देते हैं। तो 27 में क्या लगता है आपको? भागीदारी पार्टी आपने बना दी, पूरा घूम रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जिले दर जिले घूम रहे हैं। क्या लगता है भाजपा, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बसपा प्रजापति समाज को तरजीह देगी? देखिए, हम तो कहना स्पष्ट कर दिए हैं कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर हमारी इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भी अगर हमारी कोई उपेक्षा कर रहा है तो हम तो मन बनाए हैं कि अगर हम अकेले जीत नहीं सकते तो तुम्हें हराने की क्षमता रखते हैं। और जिस दिन आप हराने वाला बन जाएंगे, आपके जीत की शुरुआत उसी दिन से हो जाएगी। तो क्या लगता है कि जैसा मैंने पहले भी सवाल किया था कि अब आप राजनीति में आ गए, पूरा मन आपका रमता है कि सियासत करेंगे, अपने समाज की लड़ाई लड़ेंगे, पिछड़े लोगों की लड़ाई को लड़ेंगे, तो अब क्या मन में आता है कि पूरा टाइम राजनीति करनी है, अपने समाज के साथ खड़ा होना है, समाज को कहीं ना कहीं मजबूत करना है? नहीं, हम तो मन बना लिए थे उसी समय जब केशव प्रसाद मौर्य जी ने धोखा दिया। तो माननीय बड़े भाई श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी से बातचीत किया। उस समय वो पहली बार भाजपा सरकार के कैबिनेट में शामिल हुए थे। और माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने बड़ी बात कहा, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा भाई साहब से कि आपका समाज इतना बड़ा है, इतनी बड़ी आपकी आबादी है, इतनी आपकी वोट है, आप क्यों नहीं अपने समाज के लिए लड़ते, क्यों नहीं अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते? ये बात कोई अन्य नेता नहीं कहेगा, क्योंकि हर नेता चाहते हैं कि दूसरे जाति के लोगों को अपने दलों में गुलाम बना के रखना।
लेकिन माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि नहीं, आप अपना मूवमेंट शुरू करो। तो कहीं तो हम लोगों ने एक भागीदारी आंदोलन मंच बनाया, जिसके संरक्षक माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति। मैं उस संगठन का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हूँ। तो जब वो मूवमेंट चलने लगा तो इतना ग्रोथ किया, मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरीके से याद है कि हम खुद गाड़ी चलाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इनोवा में बैठाकर मैं गांव-गांव खुद जाता था और लोगों को एकजुट करके 10 लोग, 15 लोग, 20 लोगों को बैठाकर मैं उनके बीच में मीटिंग करता था। एक बात मेरे दिमाग में हमेशा रहती थी कि महात्मा बुद्ध जी ने 5 लोगों के बीच में उपदेश दिया था और आज विश्व गुरु के रूप में जाने जाते हैं। 183 से अधिक कंट्रियां उनके विचारों को फॉलो करती हैं। तो हम गांव में जाते थे तो 5 नहीं, हमको तो 10 लोग मिलते थे, 15 लोग मिलते थे, 20 लोग मिलते थे। इस तरीके से हमने पूरे 75 जिलों में मूवमेंट को खड़ा किया। जब आंदोलन ने जोर पकड़ा, उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हमने दर्जनों बार सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया। महंगाई के सवाल को लेकर, उत्पीड़न के सवाल को लेकर, बेरोजगारी के सवाल को लेकर 18 कमिश्नरी में हमने प्रदर्शन किया दर्जनों बार। जब भागीदारी आंदोलन मंच की ताकत बढ़ी और माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने भारतीय जनता पार्टी में फिर मुझे शामिल कराया, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम। और जब सरकार में गए तो एक अनुभूति हुई कि नहीं यार, सामाजिक संगठनों से कुछ हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी बनानी पड़ेगी, राजनीति में ही सक्सेस होना पड़ेगा। माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने भी कहा कि देखो यार, आपका इतना बड़ा समाज है, इतनी बड़ी वोट है, इतनी बड़ी आबादी है, क्यों आप दूसरों के पीछे चल रहे हो? आप अपनी पार्टी बनाओ। अगर समाज के लिए लड़ना चाहते हो तो, अगर आप व्यक्तिगत लाभ के लिए अगर परेशान हो कि मैं विधायक बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, तो किसी भी दल में अगर आप लगकर काम करोगे तो विधायक और मंत्री बनना तो कोई बड़ी बात है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगा कि नहीं यार, कुछ करना चाहिए समाज के लिए, कुछ लकीर खींचनी चाहिए। और हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि नहीं, अब पार्टी बनाएंगे। फिर 2021 में भागीदारी पार्टी बनाएगी। तो कहीं ना कहीं पब्लिक, अच्छा, भागीदारी मतलब पी पब्लिक जी। तो ओम प्रकाश राजभर का आप जिक्र करते हैं, राजभर ने भी सुहेलदेव पार्टी बनाई, लगातार अपने समाज के बीच काम किया, बहुजन समाज पार्टी में भी रहे। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की भी एक भूमिका आप देखते हैं कि आपको राजनीति की तरफ, आपको सियासत की तरफ उन्होंने मोड़ा, अपने समाज में काम करने के लिए प्रेरित किया। और जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर, अभी आपके हमारी चर्चा जिक्र भी हुआ, तो वो कहते हैं कि आप अपने समाज के लिए लड़ो। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश की मंशा भी ठीक है कि वो भी चाहते हैं अलग अलग समाज के लोग राजनीतिक रूप से सक्षम होने चाहिए ताकि वो अपने समाज की लड़ाई लड़ सके। जी देखिए, माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी की भी यही मंशा है कि जो उपेक्षित जातियां हैं, जो शोषित हैं, जो सताए गए हैं, जो वंचित हैं, जो हर क्षेत्र में कहीं भी देख लिया जाए उनको, वो चाहे सामाजिक में देख लीजिए, चाहे राजनीतिक में देख लीजिए, चाहे शैक्षणिक में देख लीजिए, चाहे सांस्कृतिक में देख लीजिए, जहां इनकी भागीदारी नहीं है उनकी हिस्सेदारी के लिए लड़ना चाहिए। और उस विकास के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको पीछे से उठाकर आगे बैठाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। तो मैंने सोचा नहीं यार, लड़ाई होनी चाहिए, लड़ाई आर पार की होनी चाहिए। तो लड़ाई राजनीतिक रूप से है डॉक्टर साहब, या आपने समाज के लिए कुछ किया भी है, राजनीतिक पार्टी बनाई तो समाज के लिए कोई लड़ाई, समाज के साथ खड़े हुए हों, या ये अभी तक सियासी रूप से आप काम कर रहे हैं कि ठीक है भाई प्रजापति समाज की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई न लड़ के राजनीति कर रहे हैं? तो कुछ ऐसा आपने किया कि समाज को लगा, समाज को लगना चाहिए, आज पिछड़े वर्ग को लगना चाहिए कि डॉक्टर जो प्रजापति हैं, महचंद प्रजापति हैं, वो समाज की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, राजनीतिक रूप से केवल काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, हम धरती के वो जीव हैं जो हम निरंतर चुनावी मूड में रहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हम कहीं से ऊपर से चले आए, राजनीति करने लगे। हमारे समाज में भारतीय जनता पार्टी के 8.5 साल के कार्यकाल में 133 हत्याएं हुई हैं। और उत्तर प्रदेश में 100+ हत्याओं में व्यक्तिगत लगकर दोषियों को जेल भिजवाने का काम किया हूं। मेरी लड़ाई सियासत के लिए नहीं है,
मेरी लड़ाई है कि जो विकास की मुख्यधारा के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको पीछे से उठाकर आगे कैसे बैठाया जाए, उसके साथ जो जाति जुल्म अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। और इसको रोकने के लिए एक विकल्प है, सत्ता। और सत्ता पाने के लिए आपको वंचित शोषितों को तैयार करना पड़ेगा, उनको परमाणु बम बनाना पड़ेगा। जैसे परमाणु बम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, उसी तरीके से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। अगर ये तीनों मिल गए तो किसी की भी सत्ता को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। तो ये तो अखिलेश यादव भी नारा दे रहे हैं पीडीए का। नहीं, अब देखो अखिलेश जी का जो पीडीए का नारा है, अखिलेश जी पीडीए की बात तो करते हैं, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं, अखिलेश जी नहीं चाहते हैं कि छोटे दल को ही खड़े हों, क्योंकि जो बड़ी मछली होती हैं वो हमेशा छोटी मछलियों को निगल जाती हैं। वो लोग चाहते हैं कि तो क्या डर है हर जाति की जो क्या डर है अखिलेश यादव को? भाई तमाम राजनीतिक, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, पूरे मतलब हिंदुस्तान में छोटी छोटी पार्टियों से उसका गठबंधन है, जिस पार्टी के सांसद नहीं उनसे भी उनका गठबंधन है। तो अखिलेश यादव को क्या डर लगता है कि जो छोटे दल हैं वो उनको नुकसान कर देंगे? अखिलेश जी को डर नहीं है। अखिलेश जी एक अच्छे नेता हैं, अच्छा बोलते हैं, नॉलेज भी अच्छा है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो उनके सलाहकार हैं, जो मुझे लगता है, अब जो भी सच्चाई वो मैं नहीं जानता, वो उनको धरातल की सच्चाई नहीं बताते हैं। ये बात आपकी वाजिब है, ये आप ही नहीं, हमारा लोगों का भी यही मानना है और तमाम बहुत सारे लोग हैं उनका मानना कि जो उनके आसपास का घेरा है वो उनको भटकाने का काम करते हैं, जो हकीकत है उसको नहीं दिखाते आ रहे हैं। 27 में सत्ता दी, 27 की सत्ता दी, उस चमक में अखिलेश यादव को फंसा लेते हैं। अब आप ये देखिए कि अखिलेश जी 5 चुनाव हारे, कहीं ना कहीं तो कमियां हैं ना। ये नहीं चाहते हैं कि छोटे दल खड़े हों। भारतीय जनता पार्टी की तरह क्यों नहीं सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, 76 दलों का अलायंस है। उत्तर प्रदेश में सरकार है, 6 दलों का अलायंस है। भारतीय जनता पार्टी को तो उन लोगों को भी ध्यान में रखती है कि अगर इनके पास 25 वोट है, अगर ये 25 वोट के मालिक हैं, तो ये 25 वोट लेकर कैसे मेरे साथ आएंगे, इनको कैसे लाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उस पर सोचती है। आप अगर मैदान में किसी पहलवान से लड़ने निकले हो तो आपको कहीं ना कहीं उस पहलवान का दांव पेच भी आपको पता होना चाहिए और उस पर लगाना भी चाहिए। ये कुछ ना करें, सिंपल सा फार्मूला, केवल छोटे छोटे दलों को मिला ले। अभी आप देखो इनकी सरकार बन जाए, तो 22 में तो मिला था। नहीं, बता रहा हूं, डर इस बात का है कि हम अगर किसी छोटे दल को ले लेंगे तो वो हमसे कहीं ऐसा ना हो कि विधायक बन गया, सांसद बन गया तो मुझे छोड़ के चला ना जाए। इस बात का डर है कि जिसको हम लेते हैं मुझे छोड़ के चला जाता है। आखिर छोड़ के जाता है तो उसके पीछे कारण क्या है? माननीय अखिलेश यादव को जैसे मुख्यमंत्री बनना है, 403 विधानसभा है, 100 सीट निकाल दो, आप छोटे छोटे दलों को दे दो, 300 सीटों पर आप लड़ो। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को साथ लिया, भाजपा की सरकार बन गई तो राजभर फिर भाजपा में आ गए। देखिए, राजनीति में कहते हैं ना कि कोई न तो किसी का दुश्मन है न तो मित्र है। क्या बड़े दल अलायंस नहीं करते हैं? बड़े दल एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाते हैं। मतलब कि बड़े दल अगर करें तो रासलीला और छोटे दल करें तो कैरेक्टर ढीला। ये तो बात नहीं चलेगी ना। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने 2022 के चुनाव में अखिलेश जी को समझाया कि जो ये भागीदारी संकल्प मोर्चा हमने बनाया है, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, राम सागर बिंद, वो श्री ओम प्रकाश राजभर, कई जो 10 दलों का जो एक मोर्चा बना था, माननीय अखिलेश यादव जी ने तो साथ में लिया, लेकिन किसी को सीट नहीं दिया। अब जैसे अगर आप हमको सीट नहीं दोगे तो हमारा समाज आपको किस बेस पर वोट देगा? मात्र 2% वोट और चाहिए थी। 86 सीटें ये जो हारे हैं, 200 से लेकर 5000 के कम वोट से हारे हैं। अगर मुझे लगता है कि प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, बाबू सिंह कुशवाहा, चंद्रशेखर रावण, इन सब लोगों को मिला लिए होते तो पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई होती। लेकिन अब वही है ना कि भाई
हम क्यों टिकट दें। मेजा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी अंत तक उन्होंने कहा कि आपको लड़ाएंगे। अच्छा, अंत तक उन्होंने कहा कि प्रेमचंद प्रजापति को मेजा से लड़ाएंगे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने सीट नहीं दिया। उन्होंने प्रत्याशी को बुलाकर टेबल टू टेबल टॉक कराया, जिसको उन्होंने लड़ाया है। और शायद मैं अगेंस्ट में खड़ा हो गया होता तो 3600 वोट से जीता है समाजवादी पार्टी का। हाँ, फिर मैं जीतने नहीं देता। लेकिन चूंकि हम लोगों के मन में किसी प्रकार का विभेद नहीं है, किसी को धोखा देने की कोई भावना नहीं है। हम लोग उस समाज से आते हैं, उस वर्ग से आते हैं जिसमें धोखा नाम की दिमाग में कभी रहता ही नहीं है। तो 27 में क्या करेंगे, अखिलेश यादव या भारतीय जनता पार्टी? देखिए 27 में मायावती बहुजन समाज पार्टी ने तो कह दिया है कि वो तो अकेले लड़ेंगी। अच्छा ये बताइए, मुझे मेरे मन में भी ये सवाल आता है कि जब श्री अखिलेश यादव जी कई दलों को लेकर साथ में जब 22 का चुनाव लड़े, केशवदेव मौर्य वगैरह कांग्रेस तमाम दल थे, श्री ओम प्रकाश राजभर जी थे, तो सरकार इनकी नहीं बनी। कांग्रेस इनके साथ में है। कौन है इनके साथ में? क्या लग रहा है कि कांग्रेस को लेकर सरकार बना लेंगे, जिसका उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं? विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो 500, 700, 800, 1200, 1500 वोट पाती है कांग्रेस। कई विधानसभाएं में गिना दूं तो क्या लगता है कि कांग्रेस को लेकर सरकार बना लेंगे? लेकिन 2024 में तो कांग्रेस असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। जब तक आप छोटे दलों को नहीं लेंगे जिनके पास वोट है, वोट, तब तक आपकी सरकार नहीं बन सकती है। नहीं, लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश में। लोकसभा में तो देखो, लोकसभा का जो चुनाव होता है वो एक देश के मुद्दे पर लड़ा जाता है, राष्ट्रीय चुनाव होता है, और उसमें कई विधानसभाएं होती हैं। अब मान लो कांग्रेस को 5 विधानसभा से 2-2 हजार वोट मिल गई तो 10,000 वोट हो गई। तो इस वोट से सरकार थोड़ी ना बनती है। ये तो कहिए कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव रहा, मैंने भी 22 सीटों पर चुनाव लड़ाया था, उत्तर प्रदेश में, बिहार में लड़ाया था, झारखंड में लड़ाया था। तो ये सरकार इसलिए बन गई क्योंकि विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया, संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ, इसका तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था। लोगों को ये लगा कि वास्तविक रूप से अगर भाजपा की सरकार बन गई तो हो सकता है संविधान खतरे में आ जाए, तो लोगों ने इस विश्वास पर वोट दे दिया था। लेकिन 2027 में कौन सा फार्मूला खोजेंगे वो तो समय बताएगा। क्योंकि जो मुझे लगता है कि विपक्ष जहां से सोचना बंद करता है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां से सोचना शुरू करती है। माननीय अखिलेश यादव को नहीं, कहीं ना कहीं सोचना शुरू करती है। लेकिन 2014 में बूम था भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में, उसके बाद 2019 में वो वोट परसेंटेज भी कम हुआ। 2024 से आते आते बहुमत से दूर हो गई भारतीय जनता पार्टी। यही अगर 2017 की बात करें तो 2017 में जितनी सीटें भाजपा की उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में आई, उससे कम रह गई 2022 में। तो लोकप्रियता तो कहीं में ना कहीं कम ही है बीजेपी की। लेकिन विपक्ष के पास जो आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पास रणनीति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से को कैसे रह जाए वो नहीं है, वो बात आपकी ठीक है। तो लेकिन बीजेपी की लोकप्रियता तो कम है, जो आप कह रहे हैं सोचना शुरू करती है। आप कहीं भी चले जाइए, आप राजस्थान में की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी हारती और जीतती रहती है। हिमाचल में बीजेपी हारी। तो आपको क्या लगता है कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है और भारतीय जनता पार्टी जो सोचती है वो उतना रिजल्ट नहीं आ पा रहा है? देखिए, जहाँ तक वोट परसेंटेज की बात है, जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहता है। जब कोई सरकार 5 साल काम कर लेती है तो उसके काम के आधार पर भी उसको जनता वोट करती है। कभी बढ़ गया, कभी घट गया, कभी बढ़ गया, कभी घट गया। और राहुल गांधी का वोट चोरी का आरोप है। देखिए, वोट चोरी ये मैं नहीं मानता। किस तरीके से वोट चोरी कर लेते हैं ये लोग? ईवीएम का हवाला देते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया कि भाई ईवीएम में क्या कमी है, आप लोग ईवीएम में नहीं। अब राहुल गांधी कहते हैं कि उन्होंने बताया कि एक एड्रेस पर इतनी सारी वोट हैं। ये वोट, इस महिला का फोटो है, उन्होंने महाराष्ट्र का भी जिक्र किया था कि इस महिला की इतनी जगह वोट है, जबकि वो विदेश में रहती है। तो राहुल गांधी के आरोपों को आप कितना ठीक मानते हैं? देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी जी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, मैं इस बात को नहीं मानता। ये जो
ये SIR चल रहा है, देखिए इसके कई फायदे हैं। हम भी कई अधिकारियों से बातचीत किया, अंदर तक टटोलने का काम किया। अब जैसे हम प्रयागराज के निवासी हैं, हमारा नाम हम यहाँ से चले गए दिल्ली में हमने अपना नाम जुड़वा लिया, हम वहाँ भी वोटर लिस्ट में मेरा नाम हो गया, मेरा यहाँ भी वोटर लिस्ट में नाम हो गया। अब जैसे कुछ लोग हैं जो हमारी बहनें हैं, शादी विवाह हो गया, ससुराल चली गई, वहाँ भी नाम जुड़ गया, यहाँ भी नाम है। कुछ लोग बेचारे जो स्वर्गवासी हो गए, उनका नाम नहीं कटा, उनका भी नाम चल रहा है। तो ऐसे लोगों का नाम काटा जा रहा है। आपके पास अगर साक्ष्य है, प्रमाण है, आप अपना भरिए, SIR फॉर्म भरिए, आपका नाम आपका रहेगा। अखिलेश यादव ने तो बाकायदा एक लिस्ट जारी की, फिर मीडिया भी वहां गई थी कि उन्होंने कहा कि हमें मृत घोषित कर दिया, हम जिंदा हैं। नहीं, देखो अपवाद कहीं कहीं हो जाता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर ही तो है भाई। कहीं कोई त्रुटियां हो गई, कहीं मिस्टेक हो गया, कहीं गड़बड़ी हो गई, तो एकाध अगर कहीं अपवाद में कोई मामला मिल गया, तो मुझे नहीं लगता कि उसको बहुत ज़्यादा तूल पकड़ाने की कोई ज़रूरत है, जो मुझे लगता है। तो अगर एक व्यक्ति का 3 जगह 4 जगह नाम है, तो नाम कटना चाहिए। वो भारत का नागरिक है, क्या मिशन एक जगह मत देने का अधिकार है उसको। भागीदारी पार्टी का मिशन क्या है 2027 में? किन मुद्दों को आप लड़ेंगे, किसके साथ गठबंधन करेंगे, आखिर क्या रणनीति भागीदारी पी पार्टी की है? देखिए, भागीदारी पार्टी चाहती है कि अगर हमारा जिनके साथ अलायंस हो, जो हमको साथ में लें, जैसे हम एक समान अनिवार्य शिक्षा के सवाल को लेकर लड़ रहे हैं, प्रदेश में शराब बंद किया जाए उस सवाल को लेकर लड़ रहे हैं, प्रदेश में मतदाता पेंशन लागू किया जाए उस सवाल को लेकर लड़ रहे हैं, और प्रदेश में जातिवार जनगणना कराई जाए उस सवाल को लेकर लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश में तकनीकी शिक्षा लागू किया जाए। हम चाहते हैं कि प्राथमिक स्तर से लेकर परास्नातक तक की शिक्षा किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अगर वह गरीब है तो उसको फ्री और निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। हम चाहते हैं कि प्रदेश में एक कार्ड लागू किया जाए, गरीब कल्याण कार्ड, जिसके पास गांव में 5 बीघे से कम भूमि है, उन सारे लोगों का एक कार्ड बनाया जाए, गरीब कल्याण कार्ड। और जिनका बन गया तो जो भी सरकार की योजनाएं गांव में मिलती हैं, राशन, आवास, शौचालय, पेंशन, दवाई, ये सारी चीज़ें उसे मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि प्रदेश में एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू किया जाए। अगर देश का प्रधानमंत्री एक हो सकता है, राष्ट्रपति एक हो सकता है, संविधान एक हो सकता है, निशान एक हो सकता है, तो प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था भी एक हो सकती है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ दोहरी नीति शिक्षा दी जाती है। जो गरीब का बच्चा है वो प्राइमरी में क से कबूतर पढ़ने जाता है, जो अमीर का बच्चा है वो कॉन्वेंट में क से कंप्यूटर पढ़ने जाता है। यहाँ तक कि प्राइमरी में जो शिक्षक पढ़ाता है वह भी अपने बच्चे को प्राइमरी में नहीं पढ़ाना चाहता, वो उसको कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहता है। और जब पुलिस डिपार्टमेंट की जैसे 62,000 वैकेंसी जैसे निकलती हैं, तो क से कबूतर पढ़ने वाला फेल हो जाता है और क से कंप्यूटर पढ़ने वाला पास हो जाता है। अगर शिक्षा व्यवस्था एक कर दिया जाए, एक समान कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ऊंच नीच, गरीब अमीर की खाई मिट जाएगी। आपने कभी नहीं सुना होगा, आज कॉन्वेंट स्कूल मनमाने तरीके से फीस वसूल रहे हैं। 3500 से इनकी फीस शुरू होती है, 3500, 3600, 3800, 4200, 5000, 10,000, 20,000 महीने फीस। लेकिन एक भी विधायक या सांसद सदन में कभी इस सवाल को लेकर बोलने का काम नहीं किया कि जो कॉन्वेंट में जो मनमानी तरीके से फीस वसूली जा रही है, उसका भी एक मानक निर्धारित कर दिया जाए। अगर एक समान अनिवार्य शिक्षा नहीं लागू कर रहे हैं, उसका एक मानक निर्धारित कर दो कि इससे ज़्यादा भी अगर कोई फीस लेता है तो उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, उस पर जुर्माना किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो बेतहाशा फीस वसूली की जा रही है, किताबें 800, 900, 1200 रुपया की बेची जा रही हैं, दुकानों पर कमीशन लिया जा रहा है विद्यालयों द्वारा, ये सब सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। एक सिलेबस लागू कर दो, NCERT की बुक लागू कर दो। तो जिसके साथ गठबंधन 2027 में करेंगे, वादा करेंगे उससे कि वो अपने घोषणा पत्र में बिल्कुल शामिल करें, बिल्कुल शामिल करें, तभी तो समानता का अधिकार मिलेगा। नहीं कैसे अधिकार मिलेगा? हम तो इस मुहिम को लेकर लंबे समय से लड़ रहे हैं, लेकिन अब वो है ना कि छोटा
मुंह बोलता है तो दूर तक आवाज़ नहीं जाती, बड़ा मुंह बोलता है तो दूर तक आवाज़ जाती है। लेकिन आज हम छोटे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, गांव-गांव घूमकर चौपाल लगाकर समाज के लोगों को जगा रहे हैं। एक दिन तो नहीं, लेकिन एक दिन निश्चित वो हालात पैदा करूंगा कि भागीदारी पार्टी भी सत्ता में होगी, और भागीदारी पार्टी जिसको चाहेगी उसी की सरकार बनेगी। तो ये थे डॉक्टर महचंद प्रजापति, जो भागीदारी पी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं। उन्होंने आज हमसे बातचीत की है। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।